नमस्कार। अखबारों में, खबरों में हम सब सुनते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है या फिर सुस्त पड़ गई है। पर कभी सोचा है इसका असल में मतलब क्या होता है? इसे मापा कैसे जाता है? आज हम राष्ट्रीय आय के इन्हीं आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो किसी भी देश की आर्थिक सेहत का कह सकते हैं एक तरह का एक्सरे होते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था को मापने का मतलब क्या है। फिर हम जीडीपी की तह तक जाएंगे, जो सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शब्द है। इसके बाद भारत में इसकी गिनती के तरीके में जो बदलाव आया है, उसे जानेंगे। फिर जीडीपी के कुछ और रूपों से मिलेंगे और आखिर में इन आंकड़ों की अपनी क्या सीमाएं हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, एक अर्थव्यवस्था को मापना। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या किसी पूरे देश की वित्तीय सेहत को सिर्फ एक नंबर में समेटा जा सकता है? तो बात घूम फिर कर वहीं आती है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को आखिर मापें तो मापें कैसे? क्या इसका कोई थर्मोमीटर होता है या कोई ब्लड टेस्ट होता है? नहीं, असल में इसके लिए हमारे पास कुछ खास मीट्रिक्स यानी पैमाने होते हैं। और जब हम इन पैमानों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। आप इसे किसी भी अर्थव्यवस्था के डैशबोर्ड पर सबसे बड़ी और सबसे जरूरी संख्या मान सकते हैं, जिसका असर रोजगार से लेकर हमारी जेब तक हर चीज पर पड़ता है। तो आखिर ये जीडीपी है क्या? सीधी सी भाषा में, किसी देश की सरहद के अंदर एक तय समय में, जैसे एक साल में, बनी सभी फाइनल चीजों और सेवाओं की कुल बाजार कीमत। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, फाइनल चीजें, मतलब सिर्फ तैयार माल, कच्चा माल नहीं। और दूसरा, देश की सरहद के अंदर, मतलब बनाने वाला कोई भी हो, प्रोडक्शन देश के भीतर होना चाहिए। और मजे की बात पता है क्या है? अर्थशास्त्री जीडीपी को गिनने के लिए 3 अलग अलग रास्ते अपना सकते हैं। और कमाल ये है कि तीनों से जवाब एक ही आता है। या तो आप देश में बने सारे सामान का मूल्य जोड़ लीजिए, या देश में हर किसी की कमाई जोड़ लीजिए, या फिर देश में हुए सारे खर्च को जोड़ लीजिए। नतीजा हमेशा एक ही होगा। लेकिन एक मिनट, जीडीपी सब कुछ नहीं गिनता, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे घर में जो गृहिणियां काम करती हैं, उनकी सेवाओं का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं गिना जाता। काले धन से होने वाला लेन देन, जिसे हम समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं होता। और तो और, पुरानी चीजों की दोबारा बिक्री भी जीडीपी का हिस्सा नहीं बनती। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। साल 2015 में भारत ने जीडीपी की गणना के अपने तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। चलिए जरा समझते हैं कि ये बदलाव क्या था और क्यों जरूरी था। ये बदलाव कई स्तरों पर हुए। 2015 से पहले हम 2004-5 को आधार वर्ष मानते थे और गणना लागत मूल्य पर होती थी। 2015 के बाद आधार वर्ष को बदलकर 2011-12 कर दिया गया और गणना बाजार मूल्य पर होने लगी, जो कि ज्यादा सही तस्वीर देता है। साथ ही डेटा का सोर्स भी बदला गया। अब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के MCA21 डेटाबेस का इस्तेमाल होता है, जो कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। इस नए सिस्टम में एक और नया हीरो सामने आया, GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए हमें ये बताता है कि किसी भी चीज को बनाने की प्रक्रिया में असल में कितनी वैल्यू जोड़ी गई। मतलब कुल आउटपुट की कीमत में से उसे बनाने में लगी चीजों की लागत घटा दो। इससे हमें हर सेक्टर के असली योगदान का पता चलता है। अच्छा, अब मिलते हैं जीडीपी के परिवार से। हाँ बिल्कुल, जिस तरह एक परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय आय को समझने के लिए भी इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ये सब हमें अर्थव्यवस्था की थोड़ी अलग अलग पर जरूरी तस्वीरें दिखाते हैं। तो जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या है? सीधा सा फर्क है लोकेशन और नागरिकता का। जीडीपी देखता है कि उत्पादन देश के अंदर हुआ है या नहीं, चाहे करने वाला कोई भी हो। वहीं जीएनपी देखता है कि उत्पादन देश के नागरिकों ने किया है या नहीं, चाहे दुनिया में कहीं भी किया हो। जैसे अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में कमाती है, तो वो भारत की जीएनपी में जुड़ेगा, जीडीपी में नहीं। तो इसको एक सीधे से फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में विदेशों से हुई शुद्ध कमाई को जोड़ देते हैं। ये शुद्ध कमाई क्या है? ये है हमारे नागरिकों द्वारा विदेश में कमाई गई रकम, जिसमें से विदेशियों द्वारा हमारे देश में कमाई गई रकम को घटा दिया जाता है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल और है।
हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमारी मशीनें घिस रही हैं, बिल्डिंग्स पुरानी हो रही हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। इस टूट-फूट का क्या हमें इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? बस इसी सवाल का जवाब है मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन। ये और कुछ नहीं बल्कि उत्पादन के दौरान हमारी मशीनों औजारों में जो घिसावट होती है उसकी लागत है। एक तरह से ये उस सामान को बदलने का खर्च है। तो अब अगर हम जीडीपी में से इस घिसावट यानी डिप्रिसिएशन को निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये हमें देश के उत्पादन की ज्यादा साफ और सच्ची तस्वीर देता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम जीएनपी में से ये घिसावट यानी डिप्रिसिएशन हटा दें तो हमें मिलता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये हमारे नागरिकों द्वारा किए गए कुल उत्पादन की नेट वैल्यू है। इसीलिए कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी जब हम इसमें से टैक्स और सब्सिडी का असर भी हटा देते हैं तो वो किसी देश की आय का सबसे शुद्ध, सबसे सही पैमाना होता है। इसे ही असल में राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमने ये सारे नंबर तो समझ लिए, पर क्या ये नंबर हमें पूरी कहानी बताते हैं? शायद नहीं। हर आंकड़े की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं और ये आर्थिक चक्रों की पूरी कहानी नहीं कह पाते। जरा एक आर्थिक मंदी के दुष्चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे काम करता है? देखिए, सबसे पहले बाजार में चीजों की मांग घटती है। जब मांग घटती है तो कंपनियां उत्पादन कम कर देती हैं। उत्पादन कम होने से लोगों की नौकरियां जाती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। इससे लोगों की कमाई घट जाती है और जब जेब में पैसा कम होता है तो मांग और भी घट जाती है। और बस ये चक्र चलता रहता है। ये तो हुई दुष्चक्र की बात जो अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाता है। लेकिन इसका एक उल्टा भी होता है, सुचक्र या वर्चुअस साइकिल। इसमें अच्छी चीजें एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। जैसे ज्यादा रोजगार से लोगों की आय बढ़ती है, जिससे मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और फिर और रोजगार पैदा होता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि जीडीपी जैसे आंकड़ों की अपनी सीमाएं हैं। ये हमें सब कुछ नहीं बताते। सही डेटा मिलने में वक्त लगता है। ये उस अर्थव्यवस्था को नहीं गिनते जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। ब्लैक इकोनॉमी इनकी पकड़ से बाहर है। और सबसे ज़रूरी, ये पर्यावरण को हो रहे नुकसान या लोगों की असल खुशहाली को नहीं मापते। अच्छा, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसके आधार पर इस सवाल के बारे में सोचिए। जब देश में आर्थिक मंदी हो तो सरकार सबसे पहले कौन सा कदम उठाएगी? इसका सही जवाब है बी। सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे सड़कें, पुल बनाने पर खर्च बढ़ाती है ताकि बाजार में पैसा आए, लोगों को काम मिले और मांग फिर से पटरी पर लौट सके। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि आर्थिक आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वो एक कहानी सुनाते हैं। जीडीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों की कहानी छिपी होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि हम इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके कौन सी कहानी बताने का चुनाव कर रहे हैं।